टिप्स टिप्स त्रिपाठी इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त 2024। आज हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव से इसकी शुरुआत होती है और पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तब से लगातार 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। युवा युवा मतलब साहस, शौर्य, शक्ति और संवेदना। साहस, शौर्य, शक्ति और संवेदना। युवाओं अगर आंकड़ों के रूप में देखें तो 10 वर्ष से 24 वर्ष का जो एज ग्रुप होता है, युवाओं में उनकी गिनती कर लेते हैं और संसार की जितनी आबादी है उसमें 24% युवाओं की है। भारत में लगभग 42 करोड़ युवा हैं, जो हमारे भारत की कुल आबादी का 29% है। 12 अगस्त 2024 जो यह वर्ष है वह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम 12 अगस्त को मना रहे हैं। और जो इस युवा दिवस का जो उद्देश्य है, यहाँ की जो सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दे हैं उनकी पहचान युवाओं से कराना, यह इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में जो मनाते हैं तो जो हमारे सांस्कृतिक मुद्दे हैं, कानूनी मुद्दे हैं, उनके संबंध में युवा जागरूक रहे, उनको पहचाने, यह उद्देश्य है। थीम क्या है? संचार क्रांति में चल रहे हैं, डिजिटल क्रांति में चल रहे हैं, तो क्लिक से प्रगति तक यह इसकी थीम है। और सतत विकास के लिए, युवाओं के लिए डिजिटल रास्ते, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमने लक्ष्य बना रखा है 2030 तक। तो युवाओं के लिए क्या डिजिटल रास्ते हैं, यह इसका थीम है, यह हमें याद रखना होगा। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को हम मनाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम 12 जनवरी को मनाते हैं। तो यह राष्ट्रीय युवा दिवस है और वह जो 12 अगस्त को वह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इसको हमको याद रखना होगा। आज हम 4 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर चर्चा कर ली। अब हम दूसरी चर्चा जो हमारी होगी सेंट मार्टिन द्वीप पर होगी। तीसरी जो हमारी चर्चा होगी वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर होगी, संयुक्त संसदीय समिति पर होगी। और चौथी हमारी चर्चा होगी वो पेरिस ओलंपिक की समापन। ये हम 4 चर्चा हम आज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे सेंट मार्टिन द्वीप पर। सेंट मार्टिन द्वीप, बांग्लादेश, शेख हसीना और सेंट मार्टिन द्वीप। याद करिए साथियों, शेख हसीना को आरक्षण के विरोध के कारण पद से त्याग पत्र देना पड़ा और अपना देश भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की कि यदि सेंट मार्टिन द्वीप वह अमेरिका को दे दी होती तो आज वो सत्ता में होती। यह सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है, क्यों चर्चा में है और क्यों खास है, इस पर हम बात करेंगे। सेंट मार्टिन द्वीप, याद रखिएगा, सेंट मार्टिन द्वीप यह बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का जो दक्षिणी छोर है, अंतिम दक्षिणी छोर है, वह सेंट मार्टिन द्वीप के रूप में जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व, बांग्लादेश बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में आपका सेंट मार्टिन द्वीप है। जब बांग्लादेश के आप नीचे वाले पोर्शन में जाते हैं, उसके दक्षिण में जाते हैं, तो एक बहुत ही जाना माना नाम आपको, एक पोर्ट है, एक बाजार है, और बांग्लादेश का जो समुद्र तटीय जिला है कॉक्स बाजार। रखाइन और रोहिंग्या के बारे में अक्सर ही चर्चा रहता है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉक्स बाजार से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर सेंट मार्टिन द्वीप है। सेंट मार्टिन द्वीप, इसको ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में अरबों ने इसे बसाया था और इसको
यहाँ नारियल की बहुत ज्यादा खेती होती है, नारियल के पेड़ होते हैं, इसलिए इसको नारिकेल जंजीरा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नारिकेल जंजीरा भी कहा जाता है। यह इसकी जो पूरा एरिया है वह 3 वर्ग किलोमीटर है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप, कोरल रीफ है। प्रवाल द्वीप याद रखिएगा इसको। यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल रीफ है। इसका जो एरिया है वह 3 वर्ग किलोमीटर है। आबादी लगभग 3700 लोगों की आबादी है। यहाँ चावल की खेती, नारियल की खेती और दालचीनी की खेती होती है। याद रखिएगा इसको। वे चर्चा में क्यों है? अभी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उन्होंने कहा कि यदि सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को हम दे दिए होते तो शायद आज उसका तंग होती। तो अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर क्यों इंटरफेयर करना चाहता है? अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप को क्यों लेना चाहता है? सेंट मार्टिन द्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है आप समझ गए। यह सामरिक रूप से बांग्लादेश के लिए, म्यांमार के लिए, चाइना के लिए, भारत के लिए, अमेरिका के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल समुद्र में है और बांग्लादेश के नीचे है। म्यांमार से बिल्कुल लगा हुआ है। म्यांमार से बिल्कुल लगा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि अगर ये सेंट मार्टिन द्वीप उसे मिल जाए, वो वहां पे एक सैन्य अड्डा बनाएंगे, अपना एयरबेस बनाएंगे। वहां एयरबेस बनाएंगे तो क्या होगा? वहां एयरबेस बना लेने से जो मलक्का जलडमरू बंद है, जो मलक्का स्ट्रेट है, उस पर उनका नियंत्रण हो जाएगा। मलक्का स्ट्रेट जो बहुत चाइना से और म्यांमार से और बहुत सारी एशियाई राष्ट्रों से जो व्यापार का एक बहुत बड़ा समुद्री मार्ग है, वहां पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाएगा। तो बहुत सारा उनका ट्रांसपोर्टेशन पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाएगा। यदि सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाता है तो बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, म्यांमार में, भारत में और चाइना में, इन सब पर उनका इंटरफेयर पड़ जाएगा। वहां से वो निगरानी रख सकेंगे। आप याद रखिएगा। इसलिए सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा में रहा। यह बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का ही एक द्वीप है, कोरल द्वीप है। ये प्रवाल द्वीप है ये, और ये काक्स बाजार से 9 किलोमीटर दूर दक्षिण भाग में है। इसका पूरा इलाका 3 वर्ग किलोमीटर है। 3700 की आबादी है और इसको नारिकेल जंजीरा भी कहा जाता है। नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा होने से, नारियल की खेती बहुत ज्यादा होने से इसको नारिकेल जंजीरा भी कहा जाता है। बस इतने ही फैक्ट सेंट मार्टिन द्वीप के संबंध में है और इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपके सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा और इसको आप अपने दिमाग में, सिंपल पॉइंट है, तो दिमाग में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम याद करेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। साथियों, आप जब भी संविधान पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो आपको ये संयुक्त संसदीय समिति, समितियों के संबंध में पढ़ने को आता है। संविधान में इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी हम बताना चाहेंगे कि संसद में 2 तरह की जो पार्लियामेंट्री कमेटी 2 तरह की है। कुछ समितियां तो स्थायी होती हैं और कुछ समितियां अस्थायी होती हैं। स्थायी समितियां जैसे लोक लेखा समिति है, अनुमान समिति है, राज्य उपक्रम समिति है। ये स्थायी समितियां, इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये एक अलग मुद्दा है। अभी हाल ही में हमारे देश में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की बात की गई। क्यों की गई? अभी आपने कल के रिपोर्ट में पढ़ा होगा, कल के वीडियो में भी आपने सुना होगा कि एक हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है, उन्होंने हमारे देश के व्यावसायिक समूह अडानी ग्रुप और सेबी पर आरोप लगाया कि इनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं और शेयर मार्केट्स है उनको अपने हित में इन्होंने कुछ फाल्स आंकड़े दिखाए हैं, झूठे आंकड़े दिखाए हैं, ऐसा उनका आरोप था। इस आरोप से एक प्रकार का राजनीतिक तूफान आ गया। विपक्षी पार्टियों ने इसकी जांच पड़ताल की। संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, से आप जेपीसी कह सकते हैं, गठन करने की मांग की। क्या होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में? कितने सदस्य होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसको समझना है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। प्रायः लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं, लोकसभा में ज्यादा सदस्य, इसलिए ज्यादा कमेटी में भी ज्यादा सदस्य जाएंगे। इसमें जो रूलिंग सत्ताधारी पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी, और जो विपक्षी पार्टी होती है, उन सबके सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या
कितनी होगी, यह कोई बहुत ज्यादा निश्चित नहीं है। सामान्यतः 15 से लेकर 30 तक सदस्य इसमें रखे जाते हैं। और यह कमेटी जब भी गठित होती है तो यह उसकी जांच, जो आरोप लगाए जाते हैं उनकी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के लिए इसको अधिकार होते हैं कि यह उस व्यक्ति को, उस संस्था के लोगों को सम्मन कर सकती, बुला सकती, उनकी डॉक्यूमेंट जो उनके अभिलेख है उनकी जांच कर सकती है। उनकी जांच करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है, अपने रिकमेंडेशन है, पार्लियामेंट में पूछती है। पार्लियामेंट इनकी रिपोर्ट, इनका जो अनुशंसाएं मानने के लिए बाध्य नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, रिकमेंडेशन दे सकती है। बहुत सारी जो कोई कमियां होती हैं, जो आरोप लगते हैं, उनकी बहुत सारी बातें सामने भी आती हैं। इस तरह की संयुक्त संसदीय समितियां हमारे भारत में कई बार गठित की गई हैं, आप याद रखिएगा। आप याद रखें, जो पहली जो संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी हमारे भारत में, वो बोफोर्स घोटाला था 1987। बहुत चर्चा में हुआ था, वो जब दशक था तो बोफोर्स घोटाले के लिए हुए। इसके बाद हर्षद मेहता जो शेयर स्कैम था, वो उसके लिए भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई थी। केतन पारिख शेयर बिक्री जो घोटाला हुआ था उसके लिए भी की गई थी। और जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, इसके लिए भी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। क्या संयुक्त संसदीय समिति के लिए संविधान में कोई प्रावधान है? तो ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 118 फर्स्ट, आप याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 118 फर्स्ट एक आता है कि पार्लियामेंट, संसद अपने जो कोई किसी काम को करना है तो उसके लिए विनियम, रेगुलेशंस, रूल्स बना सकती है। उसी रूल्स रेगुलेशंस के बनाने के अनुक्रम में संसदीय समिति का गठन किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 118, आप इसको याद रखें। ठीक, तो हमारे 3 बिंदु हो गए आज: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, सेंट मार्टिन द्वीप और JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। पेरिस ओलंपिक में लगातार चर्चा करता रहा हूँ। 26 जुलाई से शुरू हुआ, 11 अगस्त को इसका समापन हो गया। ये लगातार हम ये पेरिस ओलंपिक से हम लोग जुड़े रहे और पेरिस ओलंपिक को अपडेट भी करते रहे। जो भी हमारे भारत की स्थिति थी और विश्व की स्थिति थी, उनकी चर्चा भी हम जो प्रीवियस हमारे वीडियोज हैं उन पर हम कर चुके हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में सीन नदी के किनारे इसका उद्घाटन हुआ और 11 अगस्त को इसका समापन हो गया। समापन कहाँ हो गया इसका? फ्रांस में ही हुआ। फ्रांस में इसका कहाँ हुआ? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई, समापन समारोह का आयोजन किया गया। और भारत के मनु भाकर, आपको याद है, ये निशानेबाज थी, 2 कांस्य पदक लेके आए हैं। निशानेबाज में 10 मीटर एयर पिस्टल में, शूटिंग में और डबल मिक्स में भी ये ब्रांज मेडल लेके आए हैं। और हमारे पूर्व गोलकीपर हॉकी में, जो हॉकी की इस बार की जो टीम थी, ओलंपिक में कांस्य पदक पाई। उसके का नाम है पीजी श्रीजेश। इन्होंने जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, ध्वज पकड़ने का जो नेतृत्व था, वो मनु भाकर और पीजी श्रीजेश ने किया था। आपको पता है कि भारत 1 रजत और 5 कांस्य पदक लेकर के 6 टोटल पदक प्राप्त कर 71 में पायदान पर है। उनकी जो रैंकिंग है भारत की 71 है। थोड़ा यहां विचार करेंगे, 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन 71 में रैंकिंग में 71 स्थिति पर। साथियों, अपने को थोड़ा सा जागना होगा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा। हम जो हमारे देश से छोटे छोटे राष्ट्रों ने हमसे ज्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। जो फर्स्ट पोजीशन थी वह अमेरिका की है, सेकंड पोजीशन चाइना की है, थर्ड पोजीशन जापान की है। आप यहाँ देख सकते हैं, अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 40 गोल्ड, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ में 126 पदक अमेरिका के पास में है। चाइना ने भी 40 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। चूंकि अमेरिका के रजत पदक 44 है
और चाइना के 27 है। इसलिए ये सेकंड रैंकिंग में सेकंड स्थान है। चाइना 40 गोल्ड, 27 रजत और 24 ब्रांज, टोटल 91। थर्ड पोजीशन जापान की है। आप याद रखें, जापान को टोटल 20 गोल्ड सहित 45 मेडल मिले हैं। 45 मेडल मिले हैं। भारत को आपको हमने याद बता दिए। पाकिस्तान एक गोल्ड लेकर के 62 रैंकिंग में, उसके 62वें 62वें स्थान पर है। तो पेरिस का ओलंपिक हो गया, बहुत बड़ा खेल था, दुनिया के लोग इकट्ठा हुए। आगामी ओलंपिक जो होगा 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे बिंदु याद रखना चाहिए। अगला जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। लॉस एंजल्स अमेरिका में क्या पहले भी ओलंपिक हुआ? जी हाँ, पहले भी ओलंपिक हुआ है। पहले पूर्व में 1932, 1932 और 1984 दो बार। 2028 के पहले 2 बार लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेले जा चुके हैं। अगला ओलंपिक 2028 में होगा। इसको आप याद रखेंगे। बहुत ही सभी महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने बिंदु हमने बताया है, एक भी बिंदु को आप बाहर नहीं कर सकते, इतना ही याद रखना पड़ता। इतना अगर याद रखेंगे तो आप कहीं से कहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रायः यही बिंदु होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं। और अमूमन आप कोई भी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उठा लें, आपको यही प्रश्न मिलेंगे। तो आज हमने चर्चा कर ली अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, 12 अगस्त है। हमने सेंट मार्टिन द्वीप की चर्चा कर ली जो बांग्लादेश में है। हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर ली जो संयुक्त संसदीय समिति किसी विषय पर जांच करने के लिए गठित की जाती है। और हमने पेरिस ओलंपिक की बात कर ली। और हमने ये बात कर लिया कि जो अगला ओलंपिक 2028 में होगा वह लॉस एंजल्स में होगा। इसके पहले 1932 और 1984 में लॉस एंजल्स में हो गया है। पेरिस ओलंपिक में हम जो भारत की रैंकिंग है वह भारत की रैंकिंग है वो 71 है। भारत की रैंकिंग 71 है। आप इसको याद रखें। सब तो ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।